ओके सो लास्ट क्लास तक हमने न्यूटन सेकंड लॉ कर लिया था। अगर किसी की लास्ट क्लास मिस हुई है तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ इतना देखा है कि फोर्स का एक्सप्रेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। मोमेंटम को आप टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो भी आएगा दैट इज फोर्स। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी ओवर डी। दैट्स न्यूटन सेकंड लॉ। इस पर हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए न्यूटन सेकंड लॉ। जैसे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है, वो आपसे कहता है स्कूटरिस्ट गुड इवनिंग अनुभव, moving with speed of 90 meter per second enters a heavy block a bullet of 0.04 kg moving speed of 90 meter per second enters a wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Exerted by the block on the bullet. ब्लॉक बुलेट पर जो भी एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स आपको कैलकुलेट करनी। सो देखिए इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए देखो आपको दिया हुआ है कि आप ऐसे समझो आपको एक ब्लॉक दिया है, ये बुलेट है, ये बुलेट दी हुई है। ये बुलेट इस ब्लॉक में जब एंटर करती है तो बुलेट की स्पीड है 90 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट कुछ डिस्टेंस कवर करती है, से इस बुलेट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया 60 सेंटीमीटर। हर्षित अभी चेक करते हैं, और उसके बाद जाकर बुलेट रुक जाती है। तो अगर ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी थी तो बुलेट की फाइनल जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। जैसे बुलेट रुकी दैट मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 0। सो ये जो ब्लॉक है, रुकने का क्या मतलब है? ब्लॉक इस बुलेट के मोशन को अपोज कर रहा है। तो ब्लॉक क्या कर रहा है? इस बुलेट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसी को हम रेजिस्टिव फोर्स कह रहे हैं। तो आपका काम है किसी तरह से रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट कर लेना। सो देखो यहां जैसी वो कहता है ना, देखो कुछ चीजें, एवरेज फोर्स, अगर क्वांटिटी वेरी भी कर रही होती है, लाइक वेलोसिटी वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, जब आप उसका एवरेज कैलकुलेट करोगे देन दैट एवरेज इज कांस्टेंट।
अगर कोई क्वांटिटी वेरी करती है और आप उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, देन दैट एवरेज इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब ये होगा कि ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट है। अब अगर फोर्स गिवन है, फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहां जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कहीं फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। मीन्स मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपका काम है सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। ये इक्वेशन है v is u plus at, आप इसे यूज कर लो। या देखो इसमें क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी जरूर पता है 90 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पता है 0, डिस्प्लेसमेंट पता है 60 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दैट मीन्स 0.6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। आप ये पर्टिकुलर इक्वेशन यूज कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, final velocity 0, so it's 0 square, initial velocity 90 square, 2 into acceleration आपको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज 0.6, तो ये आ गया -8100, 2 into 0.6 1.2 हो जाएगा, 1.2a। तो यहां से a आ गया -8100 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये एक्सीलरेशन आ गया -8100 डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब है कि फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज opposite to that of motion of body of bullet। अगर एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब आप क्या कहते हो, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आपको बुलेट का मास दिया है 0.04 kg, फोर्स एक लाइन की कैलकुलेशन है, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। सो आप यहां से लिख सकते हो फोर्स हो जाएगा मास which is 0.04 multiplied by acceleration which is -8100 divided by 1.2। तो यहां से फोर्स मिल जाएगी आपको, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है 327 ही आएगा। इतने की फोर्स एक्ट करेगी। मुझे डाउट्स बताना शुरू कीजिए यहाँ तक, अगर कुछ डाउट्स हैं। कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे जहां आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूज कर कर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, फिर मल्टीप्लाई कर फोर्स लेकर आओगे। ये क्लियर है यहाँ तक? इतना नोट कर लीजिए, तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना अगर लिख लिया तो बताइए मुझे, इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
हाँ दिशा, स्कूलिंग का लास्ट ईयर। रब कर दूं इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ मैत्री, गाइडलाइंस देख लिए। So scooterist moving with speed of 36 kilometer per hour sees a child, अभी डिस्कस करते हैं मित्र ये, standing in middle of road. He applies the brakes and bring the scooter to rest in 5 seconds. Calculate, ये टाइम रुक जाओ, 5 seconds नहीं है, 3 seconds. Calculate average retarding force on vehicle if mass of vehicle and driver is 300 kg. भाई मुझे इसके आंसर्स मिले, सब ट्राई करो। युवराज, सुधांशु, क्लास मिस हुई थी लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो आपके लिए। एक्सेलरेशन निकालो, जस्ट फोर्स से मल्टीप्लाई करो, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो जो टफ हो या जिसके मिस होने से आज प्रॉब्लम है। अनुभव का है आंसर -1000। ओके अनुभव, अभी चेक करते हैं। एक आंसर है अनुभव का, वीडियो देख ली थी, गुड। चलो फिर कैलकुलेट करो सुधांशु, देखो क्या आंसर आ रहा है। -4800। ओके यस युवराज, यू आर अनम्यूटेड। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हमने सर इसमें एक्सीलरेशन निकाल ली, उसके बाद हमें इसमें हमें एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है, तो मास इनटू फोर्स, एक्सेलरेशन, दैट्स इट। मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके सर। वही। सर फिर तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, सो इसको अगर हम सॉल्व करें, सबके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? दिशा का आंसर आ गया, दिव्यांशी तुम्हारा आंसर क्या है?
अब्दुल्ला, अब्दुल हन्नान, Sir, I wrote the answer. wrote the answer. Where is your answer? -1000 हो गया। हाँ, नेत्री का भी आ गया। सो इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। जो मैंने सिखाया था 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। रुक जाती है, स्कूटर रुकता है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन पूछ रहा है और रुकते रुकते जो टाइम लगा दैट इज 3 सेकेंड्स। तो इसे ऐसे कर सकते हैं ना, v², v इज u + a। तो जब ये रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन का पता नहीं, टाइम इज 3 सेकेंड्स। सो यहां से जो एक्सेलरेशन होगा इट्स -10/3 मीटर पर सेकेंड। -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी आ जाएगी। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां भी नेगेटिव साइन का वही सिग्निफिकेंस है जो पहले था। नेगेटिव साइन बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑपोजिट। सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास इज 300, एक्सेलरेशन इज -10/3, 100 हो गया। So F is minus of 1000. So Abdullah, this V minus U A/80 is the same formula. This one and this particular equation are same. Just multiply this T and A. 80 is V minus U. So you will get V is U + 80. That's it. Okay, sir. ओके, ये भी क्लियर है। सो एक टाइप के क्वेश्चंस तो यही आएंगे। मेरी इस ईयर से नहीं, नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होंगे। अभी नहीं, ये जो तुम्हारा सेशन स्टार्ट हो गया, होपफुली अभी इससे अप्लाई नहीं करें, नेक्स्ट सेशन से अप्लाई करें। तो तुम तो वैसी ही होगी जैसा था, आगे अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ के बाद न्यूटन थर्ड लॉ, फिर आएंगे और न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सो न्यूटन थर्ड लॉ बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। मींस अगर स्टेटमेंट लिख देते हैं, टू एवरी एक्शन, there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। मीन्स अगर आपने एक ये ब्लॉक लिया और आप एक ब्लॉक और लिया, ये दो ब्लॉक्स हैं, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज एफ बी ए। लाइक ए ने बी को पुश किया विद अ फोर्स एफ बी ए, तो देखो बी भी ए पर सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू ब्लॉक बी। सो अगर आप ये कहते हो एक फोर्स को आप कह दो कि ये एक्शन है, सो दूसरी जो फोर्स होगी वो दूसरी फोर्स रिएक्शन हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये पेन लूं और पेन लेकर मैं स्क्रीन पर मारूं, लैपटॉप की स्क्रीन पे मारूं, तो ये पेन लैपटॉप की स्क्रीन पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज एक्शन। स्क्रीन पेन पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगी दैट इज रिएक्शन। तो यहां पर दो बॉडीज ली मैंने, ए और बी। ए बी पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एक्शन,
बी ए पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट फोर्स इज रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एफ ए बी और एफ बी ए एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट्स होंगे। एफ ए बी और एफ बी ए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट्स आएंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। दैट्स न्यूटन्स थर्ड, कि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शंस ऑपोजिट। हाँ माइनस लगाया, ये माइनस है, ये माइनस बता रहा है दोनों का डायरेक्शंस ऑपोजिट। दिस इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। अब इस एक्शन और रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। Action and reaction are instantaneous. Action और reaction जो होंगे वो instantaneous होते हैं, कोई टाइम लैग नहीं होगा। मींस जिस इंस्टेंट पर मैंने पेन से किसी बॉडी को स्ट्राइक किया, जिस इंस्टेंट पर एक्शन हुआ एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन के कुछ सेकंड्स के बाद रिएक्शन हो रहा है, दे आर इंस्टेंटेनियस। जिस इंस्टेंट पर एक्शन है उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। लेकिन अभी तो आपने कहा ना कि एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं। हाँ सर अभी जब आप समझा रहे तो आपने नहीं कहा कि दोनों इक्वल और अपोजिट एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं फोर्स। एक दूसरे पर ना, मींस अगर एक्शन बी पर हुआ तो रिएक्शन ए पर हुआ। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक पर हो जाए। अगर एक्शन बी पर हुआ तो रिएक्शन किस पर हो रहा होगा, ए पर। यही मतलब है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बॉडी पर एक्शन भी हो जाए और रिएक्शन भी हो जाए। यही रीजन है कि एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं। यही रीजन है कि एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, ये अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं। दे विल नेवर कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। अब कुछ एग्जांपल्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन आता है वॉकिंग। भाई जब आप चलते हो तो वो वॉक जो है आपकी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप एक्शन की वजह से आगे मूव नहीं करते, आप आगे मूव करते हैं रिएक्शन की वजह से। कि अगर आपने एक सरफेस ले ली, जब आप आगे चलने की कोशिश करोगे तो आप इस अर्थ की सरफेस है, आप अर्थ की सरफेस पर फॉरवर्ड मूव करना चाह रहे हो। जब आप फॉरवर्ड मूव करोगे तो आप ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हो। तो बेसिकली ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप आगे मूव करने की कोशिश करोगे तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। दिस एंगल इज थीटा। ये फोर्स, जो फोर्स आपने ग्राउंड पर अप्लाई करी है, ये फोर्स आपको मूव नहीं कराएगी, ये फोर्स आपके ऊपर एक रिएक्शन एक्सर्ट करेगी। इस रिएक्शन, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, आप इस रिएक्शन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो। ग्राउंड के अलोंग एक कंपोनेंट होगा विच इज आर कॉस थीटा, ग्राउंड के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा विच इज आर साइन थीटा। और यहां पर बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होगा विच इज mg। जो भी आदमी चल रहा है उसका वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा mg। सो देखो यहां होगा क्या, पहली चीज ये फोर्स F इज फोर्स exerted by men on ground। सो मैन ग्राउंड पर जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट फोर्स इज F। R is reaction of ground। तो ग्राउंड मैन पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो रिएक्शन जो होगा दैट रिएक्शन इज R।
आप इस रिएक्शन के कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा वेट को बैलेंस कर देगा। आर साइन थीटा विल बैलेंस वेट, विल बैलेंस वेट ऑफ बॉडी। आर साइन थीटा वेट को बैलेंस कर देगा। आर कॉस थीटा जो होगा, r cos theta will help in forward motion. तो r cos theta फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेगा। तो एक ये एग्जाम्पल है वॉकिंग कि जब आप चलते हो तो वो एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ का कि आप ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हैं, ग्राउंड आपको आगे पुश कर रहा है, और वो ग्राउंड का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की वजह से आप आगे मूव कर रहे हैं। इसमें बताइए कोई डाउट है? नहीं तो फिर आगे। सर आपने बोला ना जैसे हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है सर, तो अगर रिएक्शन का भी मतलब वापस से रिएक्शन हो, एक्शन टू रिएक्शन, रिएक्शन टू एक्शन, सर ऐसे तो ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा ना? इनफाइनाइट क्यों चलेगा? दो ही तो बॉडीज है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। सर अगर ए बी पे एग्जर्ट करता है फिर बी वापस ए पे एग्जर्ट करता है तो That's it. बस बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। ए ने बी पर फोर्स एक्सर्ट करी, बी ने उसकी ए पर रिएक्शन लगा दी। अब आप कह रहे हैं फिर से ए बी पर एक्सर्ट करेगा, वो ऑलरेडी जो पहली वाली फोर्स थी आप उसको 2 बार काउंट करें, तो फोर्स है 2, अब आप काउंट जितनी बार कर लो उस पर। तो तुम कह रहे हो ना हर्षित की बी ए पर करेगा फिर एक एक्शन हो गया फिर एक्शन, वो नहीं है। जो फोर्स ए ने बी पर अप्लाई करी है वही एक फोर्स है, उस फोर्स को आप कई बार काउंट करें। युवराज, यश, गौरव, संजू, क्लियर है ये? यस सर। सर हाँ। आपके पहले वाले डायग्राम में तो ये एक दूसरे पर ही एक्ट कर रहे हैं, और फिर आपने कहा कि एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो हाँ। उसमें कैसे अप्लाई? का मतलब ये, यू हैव 2 बॉडीज, अ बॉडी ए एंड अ बॉडी बी। मुझे बताओ गौरव, एक्शन किस बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ऑन ए और ऑन बी? बी पे। रिएक्शन ए पे। तो एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी, अलग अलग बॉडीज पर, अलग, ठीक है। इस सेंस में अलग। अगर ए भी एक ही पर एक्ट करते हैं ना तो कैंसिल कर सकते हो, तो प्रॉब्लम आ जाती है कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल करता है, कैंसिल नहीं करते। सर फ्रिक्शन में रिएक्शन फोर्स होता है क्या? फ्रिक्शन में जब फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन दोनों हो सकता है। और फ्रिक्शन तो 2 सरफेसेस के बीच में आती है। अगर इस सरफेस ने इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन एक्सर्ट करी तो ये वाली सरफेस भी इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी, तो हर फोर्स का रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शन है, सूडो फोर्स, जिसका रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। उसके अलावा हर फोर्स फ्रिक्शन एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी होगा। 2 पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे ना, तो एक को एक्शन कहेंगे दूसरे को रिएक्शन। रब करूं इसको? सिर्फ न्यूटन थर्ड लॉ पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन आएंगे इंपल्स से। इसे रब कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए। The next is impulse. देखिए इम्पल्स स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। सर एक बार वो पिछली वाली स्क्रीन करना सर, मैं एक वो लास्ट का सेंटेंस लिखना भूल गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नो, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी होगा इसमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आएगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में करेंगे जरा, अभी लास्ट में करेंगे। थैंक यू सर, चलो लिख लिया। So the next topic is impulse. Impulse start होता है with the concept of impulsive force.
सो इम्पल्सिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। जैसे आप पेन से किसी बोर्ड को स्ट्राइक करते हैं, मैंने हैमर लिया, हैमर से किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, सो हैमर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स एक्ट करती है और हट जाती है। ऐसी फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगी। बैट है, बॉल को स्ट्राइक करता है, तो बैट बॉल पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, उस फोर्स को आप कहोगे इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स मीन्स फोर्स which act for a very short duration of time, very short duration of time. तो वो फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती हैं, those forces are known as impulsive forces. इसे impulsive force कहते हैं। अब impulsive force में एग्जाम्पल लिख लेते हैं, force on ball by bat is an example of impulsive force. अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं ना आपको impulsive force का, so this is time and this is force. So पहले फोर्स जीरो थी, जीरो से एकदम से ये फोर्स मैक्सिमम होगी। मान लो बैट और बॉल का ही केस ले लो, जब तक बैट बॉल को स्ट्राइक नहीं करता बॉल पर फोर्स जीरो है, जैसे ही बॉल को स्ट्राइक करता है फोर्स जीरो से एकदम एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी एंड विद इन नो टाइम ये दोबारा से जीरो आ जाएगी। ऐसे होगा। हैमर का केस ले लो, जब तक हैमर नेल को स्ट्राइक नहीं कर रहा तब तक फोर्स जीरो, जैसे ही हैमर नेल को स्ट्राइक करता है फोर्स जीरो से मैक्सिमम हो जाती है, फिर जैसे ही आप हैमर हटा दोगे फोर्स दोबारा मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी। तो ऐसी जो फोर्सेस है, ये जो ग्राफ आ रहा है, दिस इज फॉर एन इंपल्सिव। अब इंपल्सिव फोर्सेस में हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसे कहते हैं इंपल्स। तो देखो इंपल्स क्या है, impulse is product of average force and time of contact. आप एवरेज फोर्स लीजिए और जितने टाइम के लिए वो फोर्स एक्ट कर रही है वो टाइम ऑफ कांटेक्ट लीजिए। एवरेज फोर्स और टाइम ऑफ कांटेक्ट का जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को कहोगे आप, दैट इज इंपल्स। So impulse is the product of average force and time of contact. एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अब अगर फोर्स एक्ट करती है, ये मुझे कौन बताएगा, मेथ्री, अगर बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही है क्या मोमेंटम सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? बॉडी है उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो बॉडी के मोमेंटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोमेंटम सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मेथ्री। So change. फोर्स जब भी फोर्स एक्ट करेगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नेट चेंज इन मोमेंटम। हम देखेंगे कि जब हम इंपल्स कैलकुलेट करेंगे फोर्स इनटू टाइम तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इंपल्स को, इंपल्स इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, the effect of force, that is change in momentum. So impulse force का effect है और उसी force के effect को कहते हैं change in momentum. So impulse is the effect of force और इससे change in momentum है। तो ये तो basic definition हो गई impulse की। अब देखिए impulse हम calculate कैसे करें। एक चीज और देख लीजिएगा, इंपल्सिव फोर्स टाइम के साथ चेंज कर रही है तो ये फोर्स वेरिएबल होती है।
इम्पल्स का जो एक्सप्रेशन है, इम्पल्स के दो एक्सप्रेशन होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इम्पल्स को, दिस इज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी इम्पल्स का एक एक्सप्रेशन है। और इम्पल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, मीन्स इम्पल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। Impulse is change in momentum. Impulse is final momentum minus initial momentum. हाँ अब्दुल्ला, इट वेरीज, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। दिख रहा है ना, देखो पहले 0 थी, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर 0 हो गई, तो ये वेरी कर। So, अब ये प्रूफ कर, अब इसकी इट्स अ वेक्टर, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। वेक्टर है, डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन इज सेम as that of force. इसकी जो SI यूनिट है, इट्स फोर्स इनटू टाइम, तो SI यूनिट इज न्यूटन सेकेंड्स, और इसी SI यूनिट को kg मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन सेकेंड्स और दिस इज kg मीटर पर सेकेंड। ये SI यूनिट ऑफ फोर्स, इम्पल्स मोमेंटम के भी इक्वल है। हाँ खैसपल, वैसे ही हम डेराइव करेंगे, बस अभी आ रहा हूँ मैं डेरिवेशन, जो तुम कह रहे हो वैसे ही हम डेराइव करेंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है डायरेक्टली, एवरेज फोर्स इनटू टाइम, या मैंने जो लिखा है P फाइनल माइनस P इनिशियल, इसको देखो प्रूफ कैसे करते हैं। मान लो बॉडी पर एक इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है, लेट F बी impulsive force on the body। बॉडी के ऊपर जो इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इंपल्सिव फोर्स इज F। इन टाइम dt, छोटा टाइम इंटरवल है dt, चेंज इन, और सर आप ये प्रूफ क्या कर रहे हो? ये वाला एक्सप्रेशन हर्षित, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन। सो इन टाइम dt जो इम्पल्स होगी, इम्पल्स इम्पार्टेड, डी आई जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स को ऐसे लिख सकते हैं, इट्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इम्पल्स इज फोर्स इनटू डी, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होगा, तो अगर इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है F, तो dt टाइम में जो इम्पल्स होगी इट्स F इनटू डी, इज फोर्स इनटू टाइम। अब इन टाइम, सर बताइए। वो फोर्स एक फंक्शन होगा ना सर टाइम का? हाँ तो मैंने F लिख दिया ना, इसका मतलब यही है, जहां जब मैंने लिख दिया कि इम्पल्सिव फोर्स मींस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके सर। सो इन टाइम इंटरवल 0 to t, Abdullah, dt represents small time interval. dt represents small time interval. मेत्री मुझे बताओ प्रूफ में कहां प्रॉब्लम आई यहाँ पे इस पॉइंट? सर इन टाइम dt impulse imparted से समझ में नहीं आया। अभी तो ये फोर्स है ना, इम्पल्स का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू टाइम, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इम्पल्स कैसे कैलकुलेट आएगी। तो अगर F फोर्स एक्ट कर रही है तो ये डेफिनेशन है इम्पल्स की, दैट इम्पल्स इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। dt टाइम में जो इम्पल्स है दैट इज di। अब आपको इम्पल्स चाहिए 0 से t टाइम, तो 0 से t टाइम में इम्पल्स के लिए, या आप इसे ऐसे लिख दीजिए t1 से t2, इन टाइम इंटरवल t1 to t2, t1 to t2। तो जो इम्पल्स होगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ f dt, लिमिट इज फ्रॉम t1 to t। ये इम्पल्स का एक्सप्रेशन। अब यहां से प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि जो फोर्स F है इट्स अ वेरिएबल फोर्स, वेरी करती है फोर्स, और जो वेरिएशन है ना, ये वाला जो वेरिएशन, इस वेरिएशन को कहते हैं, यहां जो फंक्शन इंक्लूड होगा दैट फंक्शन इज अ डेल्टा फंक्शन। अब्दुल्ला आपने कैलकुलस नहीं करा है,
और मुझे लग रहा था आप चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं, तो आप कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कर चुके होंगे। तो अब्दुल्ला थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मतलब जैसे अलजेब्रा होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ही कैलकुलस है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। और बिना इसके चैप्टर नंबर 3 हो नहीं सकता। और आपने चैप्टर नंबर 3 करा है तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपको जो दूसरी बैच की टाइमिंग्स दी है उसमें आप कर लोगे। ओके, कोई नहीं अब्दुल्ला, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जो दूसरी बैच है उसमें आपको मिल जाएगा। सो इम्पल्स इज T1 to T2 FDT। अब देखो यहां होगा क्या, ये जो f है इट्स अ डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल एटलीस्ट स्कूल लेवल पर नहीं किया जाता, तो यहां पर वो क्या करता है, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करता है। आप जितने भी ऑथर्स पढ़ोगे वो सब एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। f जो फोर्स है, दैट फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। सो इम्पल्स का फॉर्मूला यहां जाकर खत्म हो जाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता जब आपको फंक्शन फॉर्म ना गिवन। लेकिन यहां पर आप एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन ये हो सकती है कि जो फोर्स f है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन एवरेज फोर्स। भाई ये मैं अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूं, ये आपको सारे ऑथर्स में मिलेगा, बस अप्रोक्सीमेशन से कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। आप एक्चुअल इंटीग्रल लो या आप f की जगह f एवरेज ले लो, रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट। बस इस अप्रोक्सीमेशन से फायदा ये होगा कि जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स का एक्सप्रेशन होगा इट्स T1 to T2, this is average force multiplied by dt. This is impulse. T1 to T2 average force multiplied by dt. अब अगर कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है, मान लो नंबर्स वेरी कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं किसी चीज की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इट्स वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसका एवरेज लूंगा, मनस्विन इसका एवरेज बताओगे यार, कांस्टेंट आएगा या वेरिएबल आएगा? अगर कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है और मैं आपसे कहता हूं उस क्वांटिटी का एवरेज लीजिए, so that average will be constant or variable, Manaswin? Constant. Constant. अगर कुछ वेरी कर रहा है उसका एवरेज लोगे, एवरेज एक सिंगल नंबर होता है, दैट्स अ कांस्टेंट। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि जब आप इंपल्स लेंगे, सो ये एवरेज तो कांस्टेंट है, एवरेज बाहर ले जाओ, सो दिस इज एवरेज। इट्स इंटीग्रल ऑफ dt, लिमिट इज फ्रॉम t1 to t2। अब आप dt को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब मेरे पास स्पेस नहीं, इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताना, यहाँ कोई डाउट है, कोई डिस्कस करना है तो बताइए। सर तभी आपने जो अल्टीमेट फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, आपने तभी यहाँ पे एवरेज डाला है ना फोर्स का? हाँ हाँ हर्ष। सर हाँ वो फंक्शन का एवरेज हम टाइम को फंक्शन में डालते डालते और नंबर ऑफ टाइम्स से डिवाइड कर देंगे उसी तरह से। नहीं यार, तुम्हें जब कोई फंक्शनल फॉर्म गिवन होती है ना, तो एवरेज ऐसे लेते हैं, T1 से T2 तक, इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं dt T1 से T2। लेकिन खासकर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो f है ना, ये f एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, इट्स अ डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन के साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से गिरता है। तो इस तरह का इंटीग्रल आप क्लास 12 तक नहीं करोगे, इवन जे एडवांस के सिलेबस में भी डेल्टा फंक्शन नहीं। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो अक्सर ऑथर्स स्कूल लेवल पर फोर्स को एवरेज फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज एवरेज लेने का स्टैंडर्ड मेथड वो है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, T1 से T2 f को इंटीग्रेट करोगे, देन यू विल डिवाइड इट बाय इंटीग्रल ऑफ, दैट्स ऑल। सिर्फ डेल्टा फंक्शन से बचने के लिए f को f एवरेज से रिप्रेजेंट करो। और ऊपर का जो लिखा है उससे एवरेज आ जाएगा। हाँ, इससे एवरेज है, ये एवरेज निकालते हैं फंक्शन फॉर्म। ओके सर।
सो देखिए अगर इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करें, दिस इज एफ एवरेज। dt को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, dt का इंटीग्रल इज t, लिमिट इज फ्रॉम t1 टू t। dt को आप इंटीग्रेट करोगे, इट्स सिंपल t। अच्छा एक चीज और है, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना, मैं पीछे के टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेक्टर्स। अब ये पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं उन चीजों को दोबारा पढ़ूं। सेकंड चैप्टर जो यूनिट होता है, सेकंड यूनिट, इस पे बहुत ज्यादा टाइम इसीलिए दिया जाता है कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप वहां कुछ भूल रहे हो तो आपके लिए आगे बहुत परेशानी आने वाली। सो दिस इज एफ एवरेज, इट्स t2 माइनस t। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो इम्पल्स होगी, दैट इम्पल्स इज एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा। तो इम्पल्स का एक्सप्रेशन इट्स एवरेज फोर्स इनटू, तो वो जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे डिराइव होगा, ये प्रूफ होगा। अब देखो एवरेज फोर्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन याद है युवराज? युवराज तुमने कल वाला लेक्चर देखा था यूट्यूब पर? नो सर। वाह, सुधांशु बताएगा। सुधांशु, एवरेज फोर्स और मोमेंटम में कोई रिलेशन? रिलेशन बिटवीन एवरेज फोर्स एंड मोमेंटम, सुधांशु जी सर। क्या था, बताओ रिलेशन क्या था? इट्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो एफ एवरेज की वैल्यू रख देते हैं। सो यहां से इम्पल्स हो जाएगा, इट्स चेंज इन मोमेंटम divided by time interval multiplied by time interval, they gets cancelled out। तो यहाँ से impulse का expression आ गया, impulse is change in momentum which is final momentum minus initial। This is impulse, change in momentum, final momentum minus initial momentum, ये impulse का expression। तो दोनों चीजें आपने यहाँ पे मतलब सर थोड़ा पीछे पहले का पूछ रहा हूँ, जो आपने di equals fdt लिखा है ना सर, तो आपने i का भी इंटीग्रेशन किया होगा? हाँ तभी तो आई आया, di को इंटीग्रेट कर कर ये आई आया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने ना दोनों तरफ d ले लिया है सर, हम डायरेक्ट डेल्टा क्यों नहीं ले सकते? अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा बड़ा टाइम इंटरवल होता है हर्षित। तो अगर कोई चीज वेरी कर रही है, मान लो एफ तो वेरी कर रहा है ना टाइम के साथ, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि dt इतना छोटा इंटरवल है कि इसमें एफ में कोई खास चेंज नहीं आएगा। लेकिन डेल्टा टी इतना बड़ा इंटरवल है कि फोर्स में चेंज हो जाएगा। मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि डेल्टा टी इंटरवल में फोर्स की वैल्यू क्या है? ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक चीज वेरी कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मैं आपसे कहता हूँ x चेंज कर रहा है 1 से लेकर 3 तक, तुम्हें नहीं पता कि y की वैल्यू क्या आएगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि x में जो चेंज है वो dx है, dx इतना छोटा चेंज है, इसमें आप मान सकते हो कि y 2x ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। दोबारा सुन लो, y 2x है, अगर मैं x को 1 से 3 तक वेरी करूंगा तो y चेंज होगा। लेकिन अगर मैं x को बहुत छोटी अमाउंट dx से चेंज कर रहा हूँ तो आप ये मान सकते हैं कि y ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी वही चीज है, f वेरी कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में f पूरी तरह से वेरी कर जाएगा, लेकिन dt टाइम में आप मान सकते हैं कि f इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो dt टाइम के लिए तो इंपल्स आ गया फोर्स इनटू टाइम, ये फोर्स कांस्टेंट है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टाइम के लिए आपने इंटीग्रेट कर दिया। अगर मैं डेल्टा टी लेता तो फोर्स वेरी कर जाता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट है बताओ मुझे इसमें? इतना हुआ सबसे? दिव्यांशी, दिशा, आमना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ युवराज। सर एक बार वो लास्ट वाला प्लीज समझा दो, जो हमने टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू pf और माइनस pi करा। अच्छा, यहाँ ये वाला ना? यस सर, ये आया कैसे?
युवराज ये चेंज है, हमेशा हम चेंज कैसे निकालते हैं? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ वेलोसिटी में चेंज कैलकुलेट कीजिए, तो वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ना, बस वो तो रेट ऑफ चेंज हो जाता है। इट्स ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। मोमेंटम माइनस इनिशियल। सो जब लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले वो इम्पल्स पर बनेंगे। इम्पल्स पर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन रब कर दूं ये? अगर आप लोग इतना लिख चुके हो तो बताओ, इसे रब करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। डन सर। नेक्स्ट देखिए, अ रबर बॉल of mass 50 gram falls from a height of 1 meter and rebound to a height of 0.5 meter. Find the impulse and average force between ball and ground. If time of contact is 0.16, इसे हम साथ में सॉल्व करते हैं। इसके आगे के न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करोगे। सो देखो, एक बॉल है 50 ग्राम, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। तो ये बॉल मान लो, यहां पर बॉल है, इट्स मास इज सम m, कुछ h1 हाइट से गिरती है। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से दैट वेलोसिटी इज v। फिर ये बॉल रीबाउंड करती है और रीबाउंड कर कर कुछ हाइट h2 तक पहुंचती है। जिस वेलोसिटी से रीबाउंड कर रही है दैट वेलोसिटी इज v2। जिस वेलोसिटी से बॉल रीबाउंड करेगी दैट वेलोसिटी इज v2। अच्छा मुझे बताओ, v1 और v2 युवराज क्या सेम होगा? ग्राउंड को स्ट्राइक करा, v1 से रीबाउंड करता है, h2 हाइट तक जा रहा है। यस सर, सेम ही होगा। सेम होगा। पहले 1 मीटर था, फिर रिबाउंड कर कर 0.5 मीटर पर आ गया। मेत्री क्या लगता है, v1 v2 सेम होगा? जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है उसी से रिबाउंड होकर ऊपर जाएगा? यस सर। ओके, दिव्यांशी? यस। कैस्पल? नहीं लगता सर, क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो ऊपर से आने में 2√2 पे जा रहा है, फिर वापस टाइम के साथ चेंज होगा ना, इम्पल्स एक्सेलरेशन के साथ। वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी सेम होगी अलग अलग? अलग से भाई अलग होगी। देखो एक सिंपल लॉजिक किया, अगर वेलोसिटी सेम होती तो दोबारा 1 मीटर पे जाता ना। जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है अगर उसी से रिबाउंड कर जाता तो दोबारा वही। सर हाँ
सर बट जब V1 वहां पे हिट करेगा तो जैसे वो लीव करेगा उस टाइम तो सेम ही होगी ना। तो सोचो ना, अगर सेम होती तो सेम हाइट तक नहीं जाता। सर क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन प्लस हो रही है और इसमें रिटार्डेशन हो रही है ग्रेविटी फोर्स की वजह से। मैं ना उस कंसेप्ट से बोल रहा था। ना ना ना, वो तो फिर भी उसके बावजूद भी मैंने सिखाया था फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, जिससे फेंकोगे उसी से दोबारा आकर स्ट्राइक करेगी। अगर ये वेलोसिटी सेम होती v2 और v1 तो दोबारा से 1 मीटर की हाइट तक पहुंच जाता। ओके सर। लेकिन ये 1 मीटर की हाइट तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो गई। अब देखिए, अब आपका पहला काम है किसी तरह से v1 और v2 कैलकुलेट करना। तिशा जरा मुझे बताओ v1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको मैं a कह देता हूं, इसे मैं b कह देता हूं। मैं मोशन ले रहा हूं a से b तक का। मुझे बता सकते हो v1 कैसे आएगा? तिशा, अगर मैं मोशन ले रहा हूं a से लेकर b तक, मुझे बता सकते हो v1 कैसे आएगा? देख लो तिशा, जो कुछ भी है सामने है तुम्हारे। अच्छा, तिशा से कोई आंसर नहीं आ रहा। सुधांशु तुम बताओगे यार v1 कैसे आएगा? तुम लोग क्या स्पीड से भूलने लगे हो? अरे भाई फ्री फॉल है भाई। 2s, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन फ्री फॉल है तो -10 होगा, -g होगा, which is almost equal to -10 meter per second square. ये मास m इनिशियली रेस्ट में था 1 मीटर की हाइट से, वहां से ड्रॉप किया, इसे स्ट्राइक करता है विद अ वेलोसिटी v1, फिर रीबाउंड करता है विद अ वेलोसिटी v2 और 0.5 मीटर की हाइट पर आकर रुक जाता है। सो एक्सेलरेशन इज -g which is -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा दैट डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर। जब आप वैल्यूज रखेंगे, सो दिस इज v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू -2 इंटू 1। तो यहां से v स्क्वायर आ गया 20, v आ गया और इसको मैंने v1 कहा हुआ, तो v1 आ गया √20 मीटर पर सेकेंड। सर -20 आएगा ना? नेगेटिव, क्योंकि डाउन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, तो -√20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे चाहिए v2, इसको b कहते हैं, इसे c कहते हैं। वी आर कंसीडरिंग मोशन फ्रॉम b टू c नाउ। फिर यही यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, 0.5 मीटर पर जाकर रुक रहा है, दैट मींस हाईएस्ट पॉइंट पर रुक रहा होगा v 0। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v2 है, जो एक्सेलरेशन है वो -g है, वो है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट इज 0.5। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस होना चाहिए, सॉरी, नीचे आ रहा था ना, -20 √. अब ये ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो जब आप वैल्यूज रखोगे, सो इट्स v स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर minus v2 square, it's 2 into a which is -10 into s which is 0.5। तो ये आ गया -v2 square is 2 into 0.51 हो गया, इट्स माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो v2 आ गया, इट्स √10 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव नहीं होगा ना मैत्री, जब आप रूट लेते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है ना। जब डाउनवर्ड्स हमने नेगेटिव लिया हुआ है, बॉडी डाउनवर्ड्स जा रही है, तो आप नेगेटिव साइन पिक करोगे ना। तो v2 इज प्लस √10। तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो √20, जिससे अपवर्ड्स जा रहा है दैट्स √10। अब आपको क्या चाहिए, इम्पल्स चाहिए और एवरेज फोर्स चाहिए। तो देखो इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। So, इम्पल्स को आप लिख सकते हैं, इम्पल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। सो दिस इज mv2 माइनस mv1। इस v1 को मुझे साइन के साथ रिप्रेजेंट करना है, हन्नान दुल्हन्नान। कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? ये जो माइनस √20 है, इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अब्दुल हन्नान। आई कैप, जे कैप, के कैप, कौन सा यूनिट वेक्टर आपको क्रिएट होगा? अरे के क्यों होगा? डाउनवर्ड्स आ रहा है, डाउनवर्ड्स तो जे कैप होगा, माइनस जे कैप। भाई वाई एक्सिस के लॉन्ग तो जे होता है ना, के होता है जेड के लॉन्ग। के होता है जेड के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग तो जे होता है माइनस। और यही इसी को तुम वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ये आ जाएगा √10 जे का मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। So this is mv2 minus mv1. Impulse vector है, m कॉमन ले लो, this is v2 minus v। So impulse का एक्सप्रेशन आ गया m। मास कितना गिवन है बॉल का? मास दिया है 50 ग्राम, तो ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय 1000, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। v2 विच इज √10 j का माइनस v1 which is minus √20 j का। So ये impulse आ गया, it's 5/100, so 0.05 √10 j gap plus √20 j का, तो ये impulse हो गया। अगर impulse आ गया तो आप average force निकाल सकते हैं। impulse होता है क्या? impulse is simply the product of average force मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि एवरेज फोर्स कितनी हो जाएगी, इंपल्स को टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट से डिवाइड कर। सो एवरेज फोर्स होगा इट्स इंपल्स डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इंपल्स है, ये रहा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, कैलकुलेट कर लो एवरेज फोर्स कितनी है। अब्दुल्ला, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, दैट यूनिट वेक्टर इज जे कैप। Unit vector along y-axis is j cap. So this body is falling along y-axis. तो यहाँ unit vector तो आप j cap ही यूज करेंगे अब्दुल्ला। डाउनवर्ड्स आ रहा है ना, y-axis है, तो y-axis के along। अच्छा, just to make it a vector, क्योंकि impulse is vector subtraction of momentum, तो pf और pi should be in vector form। तो उसे vector form में convert करने के लिए मैंने j cap से multiply कर। सर अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते तो कोई फर्क पड़ता? बस अभी तो नहीं पड़ता, लेकिन अभी ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा ना तो घूम जाओगे। जैसे ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा घूम जाओगे तुम, कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें ना करें। इससे अच्छा है कि आदत नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 2D हो जाएगा। इसमें डाउट्स बताइए मुझे। सर इसको हम s = ut + ½ dt² से सॉल्व कर सकते हैं? तुम्हें टाइम तो लेंदी करना चाह रहे हो, तुम पहले टाइम निकालोगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, फिर टाइम निकाल कर फिर तुम वेलोसिटी निकालोगे। मुझे बस एक डाउट है, जैसे हम पहले वाली इक्वेशन में तो हमारा टाइम आराम से निकल जाएगा, जो दूसरे में जब ये वापस से ऊपर जाता है
सर उसमें हमें वेरिएबल में मिलेगा। और सर तो हम ये कर सकते हैं कि जो हम दोनों इक्वेशन में हमारा जो टाइम निकलता है हम t2 माइनस t1 करके 0.1 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं उसको। उसकी भी जरूरत नहीं है, तुम शुरू की दो इक्वेशंस लगा दो, v is u plus 80 इसी वाले में और s is ut plus half 80 स्क्वायर, तुम्हारे दो वेरिएबल v और एक t। सर अगर बाई चांस वो इक्वेशन मतलब उस टाइम में क्लिक नहीं होती, मैं डायरेक्ट अभी s इक्वल्स ut का वो आया ना दिमाग में वही आया सर, तो t2 माइनस t1 करके आ सकता है। हाँ नहीं भाई नहीं, इसके टाइम में उसके टाइम में कोई रिलेशन नहीं, ये t2 माइनस t1 नहीं है, t2 टाइम है इसके ऊपर जाने का टाइम, t1 है इसके नीचे आने का टाइम, और ये तो वो है जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहा, कोई रिलेशन नहीं है। ओके सर। एक टाइम में ये ऊपर जा रहा है, एक टाइम में ये नीचे आ रहा है, और ये डेल्टा t है जितने टाइम में ये कांटेक्ट में रहा, कोई रिलेशन नहीं। सर ये तो वन डायमेंशनल मोशन है ना सर? ये वन डायमेंशन। सर तो हमने यूनिट वेक्टर्स क्यों यूज किया? तो इसलिए यूज किया ताकि आदत पड़ जाए, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वो 2 डायमेंशन में होगा तो परेशानी नहीं। अगर आप यूनिट वेक्टर्स ना भी यूज करते तब भी ये हो जाता, तो परेशानी नहीं है। ये 2 कहां से आ गया मैत्री? अच्छा ओके, फोर्स, ठीक, बाई 2 या 0.1? यहाँ से एवरेज आ जाएगा, इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तिशा, दिव्यांशी, गौरव, युवराज, डाउट्स? देखो जिस तरह से तुम लोगों ने चैप्टर ये करा है ना काइनेमेटिक्स, हम आगे कोई चीज आपके लिए टफ नहीं है, प्रोवाइडेड अगर पिछला याद हो, पिछला भूल गए तो फिर सब साफ हो जाएगा। ठीक है, 2 ही होगा तो 2 ही हो जाएगा। अगर आप पिछला भूल गए तो सब साफ हो जाएगा। सो जो एवरेज फोर्स है यहाँ, दैट इज इम्पल्स, इम्पल्स है 0.05 √10 j gap प्लस √20 j gap डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, उस 0.5 को आपने लिख दिया, ठीक। हाँ मेरी सही है। चलिए एक और करते हैं। सो अभी जो आपने इम्पल्स कैलकुलेट करी वहां मोशन 1 डायमेंशन था, अगर ये मोशन 1 डायमेंशन की जगह 2 डायमेंशन हो जाए तो देखो इम्पल्स कैसे कैलकुलेट करें। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये एक बॉल है, एक बॉल आती है मास m की, ये स्ट्राइक करती है वॉल को विद सर्टेन स्पीड, और सेम स्पीड के साथ ये बाउंस बैक कर देती है। ये जिस स्पीड से आती है उसी स्पीड से ये बाउंस बैक कर देती है। ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो ये मास m है, v स्पीड से आता है और v स्पीड से ही बाउंस बैक करके चला जाता है। सो बॉल ऑफ mass m strikes a wall and rebound with same speed. जैसे आता है उसी स्पीड से रिबाउंड कर जाता है।
calculate impulse imparted to ball by wall. तो बॉल को जो इम्पल्स इम्पार्ट करेगा वो इम्पल्स आपको कैलकुलेट करना है. तो बॉल आती है, स्ट्राइक करती है और रिबाउंड करती है. जो भी इम्पल्स इम्पार्ट करेगा बॉल को, वो इम्पल्स कैलकुलेट करेगा. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. इतना लिखिए. कोलिजन वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, वो आपको कैसे दे रहा है. पहले कह रहा था 1 मीटर की हाइट से आता है और 0.5 मीटर की हाइट तक जाता है, तो कह रहा है कि कम हो गई होगी. अब आपसे कह रहा है इट्स रीबाउंड विद द सेम स्पीड, दैट मींस कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो आप एज इट इज ही लोगे. क्वेश्चन में कोई चीज गिवन है तो उसमें फिर हम आर्ग्यू थोड़ा करते. अब आपका काम इतना है, थोड़ा बहुत आप सॉल्व करो, मतलब पूरा मैं सॉल्व कर दूंगा तो मजा ही नहीं आएगा. इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को रिजॉल्व कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जो वेलोसिटीज हैं, इन वेलोसिटीज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कीजिए. इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज रिजॉल्व कीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग. कि एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट्स क्या क्या करिए. इतना काम. इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कीजिए. Impulse imparted to ball by wall. चलो सबने रिजॉल्व कर लिया. नहीं अनुभव जीरो तो नहीं आएगा, कुछ तो आएगा. चेक करते हैं, कैलकुलेशन चेक करो. तो ये v है. आप v के कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. आप v का कॉम्पोनेंट ले सकते हैं, ये v cos थीटा होगा. और डाउनवर्ड्स जो जाएगा वो v sin थीटा हो जाएगा. इसी तरह से ये v है, यहाँ जो कॉम्पोनेंट होगा दैट इज v cos थीटा. और डाउनवर्ड्स जो जाएगा दैट इज v sin थीटा. तो ये v है, इसका एक v cos थीटा, v sin थीटा, v cos थीटा, v sin. सो ऐसी प्रॉब्लम जहां 2 डायमेंशनल मोशन आपको दिखता है, पहला काम हमेशा किया करो, रिजॉल्व कर लो. x और y के लॉन्ग रिजॉल्व करो. फिर x के लॉन्ग इंपल्स अलग कैलकुलेट करेंगे, y के लॉन्ग इंपल्स अलग कैलकुलेट. Along x-axis जो impulse होगा that is final velocity का x component, नहीं यश जीरो नहीं आएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का x component. इसीलिए तो मैंने कहा था कि स्टेप्स में रिजॉल्व करो इसे हमेशा. फाइनल वेलोसिटी का x component ये है, फाइनल वेलोसिटी का x component ये है v cos थीटा. तो ये v cos थीटा कहाँ एक्ट कर रहा है? along positive x axis. This is x component of final velocity v cos theta. It's acting along positive x axis.
तो इसे आप लिख सकते हो दिस इज v cos थीटा i कैप। फाइनल वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट इट्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस v cos थीटा i माइनस इनिशियल वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट ये है, ये कहां एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव x नेगेटिव x, v cos थीटा ये इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो इसको ऐसे लिखोगे v cos थीटा माइनस ऑफ i कैप। मुझे इस स्टेप तक बता दो, किसी को डाउट है? नो सर। क्लियर सबका? दिव्यांशी? So impulse का x component is m, it's minus of 2v cos theta i cap। तो इसे आप लिख सकते हैं कि impulse का x component हो जाएगा, x component of impulse will be minus 2mv cos theta i cap। ये x component हो गया। जब आप माइनस, हाँ हाँ वो कुछ पूछ रहा था, तो प्लस 2 नहीं होगा ये? प्लस क्यों होगा हर्षित? अच्छा यस यस थैंक यू, सही कह प्लस 2mv cos थीटा आई का। y कॉम्पोनेंट ऑफ इंपल्स जब लोगे सो m, अब्दुल हन्नान तुम्हारा नंबर है ये, मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट कितना है? अब y कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी कितना है हन्नान? सर वो मतलब जो आपने लिखा है ना थर्ड लाइन पे सर, वो तो वो सेकंड लाइन पे वो तो माइनस ही होगा ना? नहीं नहीं ये तो माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अब्दुल हन्नान फाइनल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट कितना है? ऐसे खामोश हो तो सुनाई ना दे रहा हूँ। सर क्वेश्चन हाँ मनस्विन क्या बोला, जल्दी जल्दी दोबारा। सर यहाँ पे हमने उसको नेगेटिव इस वजह से लिया है क्योंकि वो डायरेक्शन ऑपोजिट है दोनों की। बिल्कुल इसीलिए माइनस लिया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्ट कर रहा है। अब ये v साइन थीटा ये है ना फाइनल, ये है इनिशियल। अब्दुल हन्नान यार ये बताओ ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस? अब्दुल हन्नान यूनिट वेक्टर बताओ, जल्दी यूनिट वेक्टर बताओ कौन सा यूज करेंगे? अब्दुल हन्नान हाँ माइनस जे का, तो ये आ जाएगा v साइन थीटा माइनस ऑफ जे का। इनिशियल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट v साइन थीटा, ये भी डाउनवर्ड्स है तो इसे भी आप लिख सकते हो माइनस जे का। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, y के अलोंग तो कोई इंपल्स ही नहीं है, जो भी इंपल्स मिली दैट इंपल्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप लिख सकते हो जो नेट इंपल्स होगा, नेट इंपल्सेस I is sum of impulse along x axis and impulse along y axis. So the net impulse is x के along is 2mv cos theta I cap, y के along is 0. So this is net impulse along x axis. ये impulse का डायरेक्शन है, जो impulse बॉल पर एक्ट करेगी दैट इज एक्टिंग along positive x axis. सर हमने v sin थीटा माइनस जे के आपके लिया पहले वाला ही इनिशियल में। v sin थीटा कहाँ जा रहा है अंशुल, क्या डायरेक्शन? सर लेकिन सर वो मतलब हम उसके डायरेक्शन के हिसाब से लेंगे या फिर सर मतलब वो तो एंड मतलब जो एक्स एक्सिस है सर वहां पे आके तो परपेंडिकुलर हमारा वहीं तक का कुछ खींचेगा ना? तो देखो इनिशियल का डायरेक्शन जब डाउनवर्ड्स है तो मैं उसी डायरेक्शन में तो लूंगा जहां पर जा रहा है। डाउनवर्ड्स का मतलब है माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप ही लेना।
ओके माइनस ओके सर। जा रहा था तो यहाँ भी माइनस जे का कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सर इसे हम माइनस वी साइन थीटा जे कैप पे लिख सकते हैं ना? हाँ वो एक ही बात, वो एक ही बात, वो एक ही बात। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कोलिजन के बाद उसी कोर्स पे फिर से रिबाउंड हो जाए तब इम्पल्स जीरो होगा ना? कहाँ रिबाउंड हो जाए? सर उसी पाथ पे। उसी पाथ पर नहीं, तब भी नहीं होगा। खुद देखो ना, अगर आया तो वेलोसिटी v थी, वापस गया तो माइनस v हो गई, माइनस माइनस जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 हो जाएगा। अगर वो एग्जैक्टली रिबाउंड हो जाए तो वैसा रिजल्ट होगा जो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, y वाला अलग से नहीं आएगा, जीरो नहीं होगा। देखो ऐसे समझो यश, थ्योरेटिकली ऐसे समझ लो कि जब तक अगर इम्पल्स जीरो दैट मींस फोर्स ही काम नहीं करी, फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो रिबाउंड हुआ कैसे? रिबाउंड कराने के लिए तो वॉल ने कोई फोर्स एक्सर्ट करी होगी। अगर वॉल फोर्स ही नहीं एक्सर्ट करता तो रिबाउंड ही नहीं हो पाता। रिबाउंड हो रहा है इसका मतलब वॉल ने कुछ ना कुछ फोर्स जरूर एक्सर्ट करी। अच्छा एक चीज और है, मैंने आप लोगों से कहा था मुझे फ्राइडे असाइनमेंट चाहिए, फ्राइडे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 निष्कर्ष को भेज दीजिएगा। सॉल्व करिए 3 और 4 एनसीईआरटी पूरी, निष्कर्ष को भेजिएगा। और ऐसे ही होगा जिस दिन मैं नंबर 5 खत्म कर दूंगा उसके 5 दिन के बाद उसका मुझे असाइनमेंट चाहिए, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व चाहिए। आपने जो सेकेंड यूनिट में सीखा है ना मैत्री, वो बेसिक ट्रिक्स हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि 10th में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितनी बार, मल्टीप्लिकेशन कितनी बार आया था, बिल्कुल उतनी फ्रीक्वेंटली यूनिट नंबर सेकंड यूज होगा। इसीलिए मैंने इतना टाइम 30-35 आवर्स दिए सेकंड यूनिट पर, तो तुम कहीं अटको नहीं, तुम्हारी फिजिक्स कहीं नहीं अटको। चलो जी आज यहीं सीखते हैं। अब्दुल्ला सेम मीटिंग आईडी है, जस्ट 1 मिनट के बाद मैं क्लास शुरू कर दूंगा नेक्स्ट, तो तुम उसको भी ज्वाइन कर लो, मीटिंग आईडी सेम है, जस्ट आफ्टर 1 मिनट। अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको रिवाइज करना है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो आज मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कराऊंगा, वो अटेंड कर सकता है। चलो जी ऋषा अटेंड कर लो बस 1 मिनट के बाद, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, सेम मीटिंग आईडी है। 1D अभी नहीं, 1D मे बी नेक्स्ट वीक से मिलती। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर सर हाँ हाँ यस सर यस हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ ये एसी और का एक क्वेश्चन था सर। प्रिंसिपल अभी तो मेरी क्लास है, मुझे तुम भेज दो, मैं रात को तो जब मैं 9:45 फ्री होऊंगा तो मैं लिखकर भेज दूंगा सोल्यूशन, मुझे बस भेज दो, क्वेश्चन नंबर भेज दो। ओके थैंक यू। हाँ ओके अभी सर। आप वेक्टर्स पढ़ाएंगे? हाँ वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, ज्वाइन कर लो आज से ठीक है मल्टीप्लिकेशन। सर। श्योर श्योर।